आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट संबंधी। तो आप सब जानते ही है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी एक आरएनए वायरस है और हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है, राइट। तो ये वायरस एक खोखला न्यूक्लियर मटेरियल है, खोखला न्यूक्लियर मटेरियल। मैंने क्यों खोखला बोला? क्योंकि इसके पास ना माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम कुछ नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करनी होगी? कोई सेल के भीतर एंट्री मारनी पड़ेगी और सेल के भीतर एंट्री करेगी तो उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये सब से रिप्लिकेट करेगी और फिर निकलेगी और दूसरे सेल में जाएगी, तीसरे सेल में जाएगी, ऐसे ही करेगी। तो ये वायरस कोई जीवित प्राणी नहीं है, जीवित प्राणी नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूक्लियर मटेरियल है। और कोई जीवित सेल के भीतर प्रवेश करेगी तो ये डिवाइड करेगी, राइट। बैक्टीरिया जैसे एक जीवित प्राणी है क्योंकि उसके पास सब कुछ है सेल्फ सर्वाइवल के लिए, लेकिन इसके पास तो कुछ नहीं है। ये तो कोई सेल के भीतर एंट्री मारनी पड़ेगी और उसकी मटेरियल को यूज़ करके मल्टीप्लाई करेगा। तो अब हेपेटाइटिस ए वायरस जो होती है वो तो आरएनए है, और वो जो वायरस जब आरएनए मटेरियल जब लीवर के सेल की एंट्री मारेगी तो क्या करेगी? अब इसकी मटेरियल जो है ऑर्गेनल्स, सब जो है सेल के भीतर की जितनी ऑर्गेनल्स होती है उसको यूटिलाइज करके मल्टीप्लाई करेगी उसके भीतर में, और उसके बाद रिलीज होगी। मल्टीप्लाई के बाद दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगी, तीसरे सेल को इन्फेक्ट करेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी सेल इन्फेक्ट हो जाएगी। उसके बाद टी सेल सब आएगी, बी सेल सब आएगी जो आपकी इम्यून सेल है, यानी कि सेल सब आएगी। तब यहाँ पर देखिए कि भाई ये तो भाई आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा था, आप कहाँ से आ गए यहाँ पर, आप तो फॉरेनर लग रहे हो। तो क्या करेगा? ये सब जो है अटैक करेगा इसको। तो टी सेल, बी यानी कि सेल सब क्या करेगा? ग्रैंजाइम्स, परफोरिन्स, ये सब साइटोकिन सब जो तो होता है ना, साइटोकिन्स, ये सब नाम की बारूद, बम बारूद सब यहाँ पर गिराएगा। तो बम बारूद से क्या होता है कि वायरस भी मरता है और उसके साथ में लीवर सेल को भी मारेगी ना भाई। बम बारूद कहीं पर गिराओगे तो क्या होगा? वो जिसके टारगेट किए हो वो भी तो मरेगा, लेकिन उसकी जो सराउंडिंग में जीव जंतु है, पशु पंछी है, पेड़ पौधे है, उसको भी तो हैम्पर करेगा ना। वहाँ पर की सॉइल जो होती है उसको भी डैमेज करती है। इसी तरह से लीवर भी डैमेज होती है यहाँ पर। तो डैमेज तो होती है, लेकिन क्या हो जाती है कुछ हफ्ते के बाद क्या होती है, ये सब जितने बम बारूद सब गिराती है, बी सेल सब गिराती है, सब न्यूट्रलाइज कर देती है वायरस को। जैसे एंटीबॉडी सब न्यूट्रलाइज किए वायरस को, उसके बाद फैगोसाइट इनगल्फ कर लिए, उसके बाद इसको डाइजेस्ट कर दिए, और इसी तरह से कंप्लीट रिकवरी हो जाती है और ये वायरस की कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाती है हमारी लीवर से, कंप्लीट एलिमिनेशन। इसीलिए आपने क्रोनिक हेपेटाइटिस की एक ही केस नहीं देखी होंगी, क्योंकि ये कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाती है। हमारी इम्यून सेल खुद ही इसको कम्प्लीट एलिमिनेट करती है। हमें कोई बाहर से एंटीवायरल ड्रग खाने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर देनी होती है पेशेंट को। जैसे पेशेंट की इनकेफेलोपैथी हो रही हो तो इनकेफेलोपैथी के लिए लैक्टुलोज सब देने हैं, राइट, लैक्टुलोज देनी पड़ती है। पेशेंट की क्लोटिंग प्रॉब्लम हो रही हो तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देनी पड़ती है। तो हमें सपोर्ट जो पेशेंट की सिम्टम है उस आधार पर सपोर्ट करना है कुछ दिन, और उसके बाद ये जो इन्फ्लामेशन की गति जो तीव्र हुई है वो तीव्र गति धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसके बाद इन्फ्लामेशन ख़त्म होगी वायरस न्यूट्रलाइज होने के बाद, और पेशेंट को रिकवरी हो जाती है 3-4 हफ्ता के बाद। तो ये हो गई हेपेटाइटिस ए के बारे में। अब बात करें हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो अभी हेपेटाइटिस बी की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हेपेटाइटिस सी भी एक आरएनए वायरस है और ए भी आरएनए वायरस है। ये भी इसी तरह से हमारे लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगी और इन्फ्लामेशन की तबाही मचेगी। यहाँ पर टी सेल यानी कि सेल बी सेल की करेगी, आएगी, और वही तरह से बम बारूद सब यहाँ पर गिरेगी। लेकिन क्या करेगी कि अब ये सब सक्षम नहीं है भाई, यहाँ पर सक्षम नहीं है ये एलिमिनेट करने में, खुद ही एलिमिनेट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये वायरस तगड़ा है भाई। वो हेपेटाइटिस ए जो था उसको एलिमिनेट कर दिया, लेकिन ये इसको एलिमिनेट करने में सक्षम नहीं है। मान लिए एलिमिनेट कर भी दिया तो क्या हो जाएगी कि हेपेटाइटिस कुछ जो बचेगी वो सब यहाँ पर लेटेंट रूप में छुपा रहेगा, और बाद में क्या होगा, कुछ सालों के बाद फिर एक्टिवेट कर जाएगा, फिर उसको हेपेटाइटिस से हो जाएगा, या फिर वही छुपा वायरस
क्या कर देगा कि मंद मंद इन्फ्लामेशन कराएगा, मंद मंद इन्फ्लामेशन कराते कराते क्रोनिक लिवर डिजीज़ करा देगा, सिरोसिस करा देगा, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा करा देगा। क्योंकि आप जानते ही है ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस की होती है DNA मटेरियल, RNA मटेरियल, उसमें ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल होती है, म्यूटेशन करा देती है और ये वायरस ये लीवर को कैंसर करा देती है। इसीलिए हमें एक्यूट हेपेटाइटिस सी को ट्रीटमेंट करनी होती है। एक्यूट हेपेटाइटिस सी में क्या ट्रीटमेंट करते हैं? सोफोस्बुवीर, वेलपेटासिविर। वेलपेटासिविर 3 महीने देनी पड़ती है। 3 महीना कहने का अर्थ 90 रोज़ देनी पड़ती है पेशेंट को, राइट। और 3 महीना पेशेंट ने खा लिया, उसके 3 महीना के बाद हमें पेशेंट की फिर वायरल लोड चेक करनी पड़ती है। वायरल लोड कितना है? मान लीजिए वायरल लोड फिर बढ़ी हुई है तो फिर हमें दूसरी दवाई देनी होगी, क्योंकि ये दवाई सबकी रेजिस्टेंस हो सकती है, ये दवाई काम नहीं कर रही है इस वायरस को, राइट। तो हमें दूसरी दवाई चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए हम 3 महीना के बाद पेशेंट का फिर वायरल लोड चेक करते हैं। और मान लीजिए वायरल लोड पेशेंट की नहीं है 3 महीना के बाद, इसका अर्थ ठीक हो गया। तो ये हो गई एक्यूट हेपेटाइटिस सी। और दूसरी होती है क्रोनिक हेपेटाइटिस सी। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी कहने का अर्थ पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, पेशेंट जस्ट स्क्रीनिंग के लिए आया है और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया है। आपने वायरल लोड चेक किया, वायरल लोड उसका मान लीजिए 20,000 है। ALT/AST चेक किया आपने 3 to 4 टाइम्स है। तो ये पेशेंट को खासे कोई सिम्टम्स नहीं है, मलेज फैटिक जैसे सिम्टम्स है और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, वायरल लोड है, राइट। एक्यूटली कोई सिम्टम नहीं है, एक्यूटली कोई सिम्टम नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस में भी हमें एंटीवायरल देनी पड़ेगी 3 महीना के लिए, पहले ही जैसे 90 रोज़ के लिए हमें एंटीवायरल देनी पड़ती है, एंटीवायरल देनी पड़ेगी। और उसके बाद वैसे ही 3 महीने के बाद फिर वायरल लोड चेक करेंगे और निगेटिव है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो हमें दूसरी एंटीवायरल देनी पड़ेगी। ये क्यों देनी पड़ती है एंटीवायरल? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम उतने सक्षम नहीं है इसको एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन ये दवाई देंगे ना एंटीवायरल, तब ये एलिमिनेट कर जाती है, ये हमारे लीवर सेल से कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाती है, कंप्लीट क्योर हो जाती है हेपेटाइटिस सी, राइट। और मान लीजिए कोई पेशेंट की हेपेटाइटिस सी है, एक्यूट हेपेटाइटिस सी हुई है और आपने दवाई नहीं दी मान लीजिए, तो क्या होगी? तो ये भी हो सकता है इसका इन्फ्लामेशन तो सेल्फ रिजॉल्व हो जाए। इन्फ्लामेशन जब कहीं पर भी होता है सूजन, तो उसका चांस क्या होता है, या कि रिजॉल्व हो जाता है या कि फाइब्रोसिस में चले जाता है लंबे समय के इन्फ्लामेशन के कारण से। तो ये भी चांस है कि आप दवाई ना भी दे तो रिजॉल्व हो जाए। लेकिन क्या हो जाती है, जो छुपी छुपी वायरस रह जाती है 1 to 2 to, ये सब मल्टीप्लाई करके इसको फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट कर देती है, या फिर हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाती है, क्योंकि इसके पास में म्यूटेशन करने की क्षमता है, इसीलिए कैंसर कर देती है, या फिर सिरोसिस कर देती है। लंबे समय तक मंद मंद इन्फ्लामेशन रहे तो मंद मंद इन्फ्लामेशन कहने का अर्थ ALT/AST उतनी बड़ी नहीं है, 2 to 3 टाइम्स है, लेकिन इतना भी इन्फ्लामेशन आपकी 10 साल 20 साल 30 साल रह जाए तो ये भी आपकी सिरोसिस कर देती है। इसीलिए हेपेटाइटिस सी की पेशेंट को वायरल लोड डिटेक्टेबल है तो हमें एंटीवायरल देनी है, ये याद कर लीजिए। और कितनी समय देनी है? 90 रोज़ तक देनी है, राइट। तो ये हो गई हेपेटाइटिस सी। अब बात करें हेपेटाइटिस बी की। तो हेपेटाइटिस बी में एक्यूट जो इन्फ्लामेशन होती है, जब पेशेंट आपको OPD में आती है अथवा इमरजेंसी में आती है जॉन्डिस लेकर, जॉन्डिस, फीवर, एब्डोमिनल पेन, ऐसी सिम्टम्स हो तो एक्यूट की लक्षण होती है। और ALT/AST वैसे पेशेंट में कितनी होती है? 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स एलिवेट होती है, 40 टाइम्स, इतनी ज़्यादा एलिवेट होती है। जबकि क्रोनिक हेपेटाइटिस में उतनी ज़्यादा एलिवेट नहीं होती है आपकी ALT/AST 3 टाइम्स हो सकती है, 5 टाइम्स हो सकती है, 7 टाइम्स हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा एलिवेट नहीं होगी 30 टाइम्स, 40 टाइम्स। वो एक्यूट केस में ज़्यादा, एक्यूट में क्या होती है, एकदम तीव्र गति से इन्फ्लामेशन होती है, तीव्र गति से इन्फ्लामेशन होती है, इसीलिए इतनी ज़्यादा एलिवेट होती है। लेकिन इस क्रोनिक हेपेटाइटिस क्या है? मंद मंद इन्फ्लामेशन है।
मंद मंद में कितनी थोड़ी थोड़ी इन्फ्लामेशन हो रही हो, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी इन्फ्लामेशन में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आएगी, लेकिन तीव्र गति वाला इन्फ्लामेशन में सिम्टम्स आएगी। तो ये हमें क्यों डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, एक्यूट हेपेटाइटिस हो या कि क्रोनिक हेपेटाइटिस है। एक्यूट हो कि क्रोनिक है, क्योंकि हमें एक्यूट में एंटीवायरल नहीं देनी है, एंटीवायरल नहीं देनी है। क्रोनिक में आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसको सिरोसिस है कि नहीं। यदि लीवर इलास्टोग्राफी की और सिरोसिस है तो एंटीवायरल देनी है, एंटीवायरल देनी है। लीवर इलास्टोग्राफी में सिरोसिस नहीं है मानिए, राइट, लीवर आर्किटेक्चर ठीक है, आर्किटेक्चर ठीक है, तब सब केस को हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तब हमें क्या करनी पड़ती है, ELT देखनी पड़ती है, इंजाइम कितना एलिवेटेड है, HBE एंटीजन देखनी पड़ती है, राइट, और वायरल लोड देखनी पड़ती है। इसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे ट्रीटमेंट देनी है कि नहीं देनी है। तो ये हम कुछ देर के बाद चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आइए, तो एक्यूट केस में जब इन्फ्लामेशन हो रही हो तो हम एंटीवायरल क्यों नहीं देते हैं। एंटीवायरल कहने का अर्थ जो इंटेकावीर देते हैं, टेनोफोवीर देते हैं, यही दोनों आजकल की गाइडलाइन कहते हैं कि ये दे दो या फिर ये दे दो। और ये जब देते हैं तो हमें जीवन भर देनी पड़ती है, जीवन भर। तो क्यों देनी पड़ती है जीवन भर, क्योंकि जो ये हेपेटाइटिस बी का DNA है ना, ये हमारे सेल का जो DNA होते हैं उसके साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं, इसके DNA इसमें इंटीग्रेट कर जाता है। अब ये हमारा जीवन साथी हो गया, जीवन साथी हो गया। अब हम जब तक जिएंगे ये हमारा जीवन साथी रहेगा तब तक। इसीलिए ये आपकी शरीर से, आपकी लीवर सेल से अब नहीं जाने वाली है, नहीं जाने वाली है, राइट। ये आपके जीवन भर तक रहेगा ये वायरस। आप कौन सा भी दवाई दे दो, ये आपसे, आपकी DNA से डिसइंटीग्रेट नहीं होने वाली है, राइट। इसीलिए हम सभी पेशेंट को दवाइयाँ नहीं देते हैं, एंटीवायरल नहीं देते हैं। एंटीवायरल हमें डिसाइड करनी पड़ती है कौन सी पेशेंट में देनी है। अब आप सबने देखी होगी कि पेरीफेरल अथवा रूरल हेल्थ सेटअप में क्या होती है कि वायरल फीवर है, वायरल फीवर में भी वैनकोमाइसिन दे देता है, राइट, सेफेक्सिम दे देता है। तो ये तो अच्छी बात तो नहीं हुई। अब मान लीजिए वैनकोमाइसिन सेफेक्सिम को उसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसका कोई इफेक्ट भी तो नहीं हुआ ना भाई। वायरल फीवर में आपने वैनकोमाइसिन सेफेक्सिम दे दिया तो आपने क्या कर दिया, आपने रेजिस्टेंस कर दिया, रेजिस्टेंस हो गया। हमारी जो स्किन में जो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस है, हमारी नाक में जो स्टाफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस है, वो सब यहाँ पर इसका इफेक्ट ये बैक्टीरिया सब पाएगी और ये बैक्टीरिया सब रेजिस्टेंस डेवलप करेगी। और आप किसी से हाथ मिलाएंगे तो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया दूसरे में ट्रांसफ़र होगी। आप स्नीज करेंगे, कॉफ करेंगे तो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया दूसरे के पास जाएंगे। इसी तरह से ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का प्रोपागेशन होगा और ज़्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो जाएगी तो अब वैनकोमाइसिन मार्केट में से हटना पड़ेगा, क्योंकि अभी काम ही नहीं कर रहा है ना भाई। ये तो आपने वैनकोमाइसिन के अनावश्यक यूज करके रेजिस्टेंस बना दी। इसीलिए एंटीमाइक्रोबियल स्टीवार्डशिप पर इतना फोकस आजकल दे रहे हैं। स्टीवार्डशिप करनी पड़ती है, एंटीबायोटिक को अनावश्यक यूज नहीं करते, क्योंकि सब रेजिस्टेंट हो जाएगा तो भाई अब एंटीबायोटिक ही नहीं बचेगा तो कौन एंटीबायोटिक यूज करेगा। बाद में तो महामारी चली जाएगी, राइट। मुझे इंग्लिश अच्छी से स्पीकिंग फ्लुएंसी है लेकिन हिंदी उतनी नहीं है, इसलिए कुछ समय पर मिक्स करनी पड़ती है। तो मैंने ये बोला कि आपकी रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम जथाभावी एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं करते हैं, एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं करते हैं। अब मान लीजिए एक्यूट हेपेटाइटिस बी है, अब हम इस केस में इंटेकावीर टेनोफोवीर को यूज कर देंगे, इंटेकावीर अथवा टेनोफोवीर, तो ये तो काम तो वैसे ही नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वही खुद इन्फ्लामेशन करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और ये कुछ हफ्ते के बाद ये कंट्रोल भी करेगी,
कुछ हफ्ते के बाद कंट्रोल कर लेगी इस इन्फ्लामेशन को। इन्फ्लामेशन वैसे ही सबसाइड हो जाएगा जब आपकी जो वायरल लोड की मात्रा है लीवर सेल में वैसे कम डाउन होने लगेगी। तो तभी यहाँ पर एंटीकाविर देकर क्या करोगे भाई, ये वैसे ही भी आपके साथ ये हेपेटाइटिस भी जीवन भर रहेगी, जीवन भर रहेगा भाई, राइट। आप दवाई दो नहीं दो, तो इसीलिए हम एक्यूट कंडीशन में हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब पेशेंट की सिरोसिस हो गई हो, मान लीजिए अब लंबी समय से है, क्रोनिक है, सिरोसिस हो गई हो, तब उस वक्त हम देते हैं। क्योंकि अब सिरोसिस हो गई हो, लीवर में बहुत सारी डैमेज हो गई हो, तब हम जितना बचा है उसको बचाने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। अब ये दवाइयाँ हमें कितनी समय देनी है, जीवन भर देनी पड़ती है, क्योंकि ये तो हमारा जीवन साथी है, राइट। ये HBV DNA तो हमें जीवन भर खानी पड़ेगी दवाइयाँ, हर रोज़ एक टैबलेट जीवन भर खाओ। अब इस सिरोसिस वाली केस में तो सभी को देनी है। लेकिन अब सिरोसिस जिनकी नहीं है और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है, सिरोसिस उसका नहीं है, तब अब मैंने क्या बोला आपको कि ALT देखो, HBE एंटीजन देखो और वायरल लोड देखो। अब मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ, समझो ALT एक पेशेंट का 3 टाइम्स है एलिवेटेड और HBE एंटीजन आपकी मान लीजिए 30,000 है, नहीं HBE एंटीजन पॉजिटिव है और वायरल लोड 30,000 है। तो ये पेशेंट का ट्रीटमेंट करोगे कि नहीं करोगे? ये पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा एंटीवायरल से। और मान लो कि ALT 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स कहने का अर्थ एलिवेटेड नहीं है और HBE एंटीजन पॉजिटिव है, राइट, और वायरल लोड 30,000 है। इसका ट्रीटमेंट करोगे कि नहीं करोगे? इसका नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इन्फ्लामेशन नहीं है ज़्यादा, इन्फ्लामेशन यहाँ पर है इसलिए हमने ट्रीटमेंट किया। यहाँ पर देखो इन्फ्लामेशन नहीं है, नहीं तो क्यों करोगे बेकार के ट्रीटमेंट। और मान लीजिए अब एक ठो और कंडीशन देता हूँ, मान लीजिए 3 टाइम्स है एलिवेटेड है, राइट, और वायरल लोड मान लीजिए 1000 है और HBE एंटीजन निगेटिव है। इसको ट्रीटमेंट करोगे कि नहीं करोगे? इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो इन्फ्लामेशन ज़्यादा है ना भाई, इन्फ्लामेशन हो रही है, इसलिए इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और मान लीजिए HBE एंटीजन निगेटिव है और ALT नहीं एलिवेटेड हुई है और A भी 1000 है, वायरल लोड भी 1000 है, इसको ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए हम ALT देखते हैं कितनी इन्फ्लामेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, और वायरल लोड देखते हैं। वायरल लोड भी हमें क्या इंडिकेट करता है, कितनी वायरस की मात्रा शरीर में है। और एक बात आप सबको जानने की ज़रूरत है कि HBE एंटीजन पॉजिटिव के केस में हम वायरल लोड को कट ऑफ रखते हैं 20,000 की। 20,000 से ज़्यादा हो तो ट्रीटमेंट करेंगे पॉजिटिव केस में, और 20,000 से कम हो, 20,000 से कम हो तो हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ऐसे HBE एंटीजन निगेटिव वाली केस में क्या करते हैं कि 2,000 के कट ऑफ रखते हैं कि 2,000 से ज़्यादा हो तो ट्रीटमेंट करते हैं, 2,000 से कम हो तो ट्रीटमेंट नहीं करते। तो ये कट ऑफ क्यों रखा गया है 2,000 20,000? आप जानते हो HBE एंटीजन पॉजिटिव के केस में 20,000 के ज़्यादा होगा तब ट्रीट करेंगे, इसमें 20,000 से कम होगा तो नहीं ट्रीटमेंट करेंगे, जबकि निगेटिव केस में 2,000 से भी ज़्यादा होगा तो ट्रीटमेंट करेंगे। इसकी रैशनल क्या है कि आपको साइंटिस्ट सब ने स्टडी किया और उस सब ने क्या देखा है कि HBE एंटीजन जब पॉजिटिव होती है उसमें क्या होती है कि आपकी ज़्यादा इन्फ्लामेशन नहीं रहती है। ज़्यादा कहने का अर्थ अब इन्फ्लामेशन की मात्रा कम है। लीवर में जो इन्फ्लामेशन होती है, जिसमें मैंने बोला कि ALT AST एलिवेटेड होती है, वो इन्फ्लामेशन ज़्यादा नहीं होती है, राइट। ज़्यादा इन्फ्लामेशन नहीं हो तब हमें वायरल लोड ज़्यादा भी हो तो हमें ट्रीटमेंट करने की नहीं ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए हमने हाई थ्रेशोल्ड रखा है। 20,000 से ज़्यादा हो तब ट्रीटमेंट करो भाई, क्योंकि इन्फ्लामेशन तो कम है ना भाई, राइट। जबकि HBE एंटीजन निगेटिव के केस में आपकी इन्फ्लामेशन पहले ही से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है, इसलिए आपकी 3,000 भी वायरल लोड हो तब हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। इसलिए 2,000 की कट ऑफ रखी है हमने, समझे कि नहीं समझे। HBE एंटीजन पॉजिटिव के केस में साइंटिस्ट ने स्टडी की है और वो सब ने पाया है कि लीवर में जो इन्फ्लामेशन होता है वो कम मात्रा में होता है HBE एंटीजन पॉजिटिव के केस में, और निगेटिव वाली केस में इन्फ्लामेशन ज़्यादा होती है, राइट। तो हमें मेन फैक्टर जो है जो
लीवर को डैमेज करता है वो तो इन्फ्लामेशन है ना भाई। इन्फ्लामेशन में बम बारूद सब गिरता है और वही डैमेज करता है। तो इन्फ्लामेशन कम है तो वायरल लोड ज़्यादा भी हो तो हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसलिए ज़्यादा थ्रेशोल्ड रखिए। और जब भी इन्फ्लामेशन की मात्रा बड़ी हो, HB एंटीजन के निगेटिव के केस में इन्फ्लामेशन की मात्रा बड़ी होती है, राइट, इसीलिए हमें कम वायरल लोड भी हो तभी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, राइट। तो ये हो गई कि जो पेशेंट की कोमोर्बिडिटी सब नहीं है। और मान लीजिए कोई पेशेंट कोई रीनल ट्रांसप्लांट की गई है और वो इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहा है, तो इम्यूनोसप्रेस्ड कंडीशन है ना भाई। तो इम्यूनोसप्रेस्ड कंडीशन में तो वायरस तो मंद इन्फ्लामेशन करेगा ना भाई, और धीरे धीरे लीवर को डैमेज करेगा। इसीलिए वैसे इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स, प्रेग्नेंट पेशेंट, ये सब जो होता है ना, जो ESRD की केस होती है, डायलिसिस में होती है, इसका इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं होती है। और इसकी केस में आप वो सब नहीं देखो, वो वायरल लोड या दुनिया जहाँ नहीं देखो भाई, ट्रीटमेंट करो, इंटेकाविर दो या टिनोविर दो, राइट, टिनोविर दो के ट्रीटमेंट करो वैसे केस में। लेकिन जिसकी और कोमोर्बिडिटी नहीं है, इम्यून सिस्टम अच्छी है, तो उस सब में ये सब देखनी पड़ती है। और मैंने पहले ही नहीं बता दिया आपको कि सिरोसिस हो गई हो तो भाई ट्रीटमेंट करनी है। टेनोफोवीर और इंटेकाविर की एक टैबलेट हर दिन हर रोज़ ज़िंदगी भर तक, राइट। और अब ख़त्म हो गई हमारा डिस्कशन, और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आपने कितना समझा कितना नहीं समझा वो आपको टेस्ट करने के लिए। तो ये मैं जब रेजिडेंसी कर रहा था तो डायलिसिस में मैंने एक पेशेंट देखा था, और वो पेशेंट को पहले हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव नहीं था, राइट। और क्या हुआ कि उसको कंटामिनेट हो गया दूसरे पेशेंट, उसमें तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना डायलिसिस कराने के लिए, तो उसको कंटामिनेट होकर हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ गया, और वो पेशेंट का ALT AST 3 टाइम्स एलिवेट था। तब ये पेशेंट को ट्रीटमेंट करे कि ना करे, एंटीवायरल दे कि ना दे? आपने मेरी बात अभी तक ध्यान से सुनी है, आपकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं हुए, तो यू कैन आंसर, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है तो अटेंशन माइट हैव डिस्टर्ब्ड। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्यूट हेपेटाइटिस की केस में हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो ये तो पहली बार उसको इन्फेक्शन हुआ है, दूसरी पेशेंट से कंटामिनेट हुआ है, तो हमें इसको ऑब्जर्व करने हैं, ट्रीटमेंट नहीं करना है। और क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम ही इसको क्लियर कर देती है। मैंने पहले ही बोला जो एक्यूट की केस है, और अब ये पेशेंट क्रोनिक स्टेज में चले जाए तब, या कि फिर सिरोसिस हो जाए तब हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं।